हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिबेट राइटिंग पढ़ने जा रहे हैं। डिबेट राइटिंग जो अब 11th क्लास में लॉन्ग राइटिंग टास्क में आएगा। डिबेट राइटिंग और स्पीच राइटिंग ये दो लॉन्ग राइटिंग टास्क हैं जो 11th क्लास के सिलेबस में कवर होते हैं। तो आज हम डिबेट राइटिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं डिबेट राइटिंग होती क्या है, डिबेट क्या होती है, ठीक है। अ डिबेट इज़ द फॉर्मल डिस्कशन और आर्ग्यूमेंट ऑन अ पर्टिकुलर मैटर डिलीवर्ड इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट अ सब्जेक्ट इन अ डिसिप्लिन्ड, स्ट्रॉन्ग, कन्विंसिंग एंड रिफ्यूटिंग मैनर। अब यहाँ डिबेट की डेफिनेशन समझाई गई है कि डिबेट क्या होती है। एक फॉर्मल डिस्कशन होती है, ठीक है, या आर्ग्यूमेंट हो सकती है किसी पर्टिकुलर मैटर पर, जो कि हम या तो किसी पर्टिकुलर टॉपिक में हम उसके अगेंस्ट बोलते हैं या फिर हम उसके फेवर में बोलते हैं। और चाहे हम फेवर में अपने मटेरियल को प्रेजेंट करें, उस टॉपिक के फेवर में बोलें या उसके अगेंस्ट हम बोलें या लिखें, तो हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स उसमें रखते हैं, स्ट्रांगली कन्विंस करते हैं अपने व्यू पॉइंट को। यहाँ आप देख रहे हैं एक वर्ड लिखा हुआ है रिफ्यूटिंग मैनर। रिफ्यूटिंग मैनर का मतलब है टू प्रूव अ पर्सन टू बी रॉन्ग बाय आर्ग्यूमेंट और एविडेंस, कि किसी पर्सन को आर्ग्यूमेंट्स के ज़रिए या एविडेंस के ज़रिए गलत साबित करना। तो डिबेट में एक्चुअल में क्या होता है, डिबेट में दो पर्सन्स होते हैं, उनमें से एक फेवर में बोलता है और एक अगेंस्ट में। यानी हम कह सकते हैं दो ओपोनेंट्स होते हैं, एक फेवर में और एक अगेंस्ट में, और दोनों ही अपने अपने पक्ष को रख कर दूसरे को मीन्स दूसरे की जो बातें हैं उसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेट राइटिंग। तो स्टूडेंट्स, जो नया फॉर्मेट आया है उसके अकॉर्डिंग डिबेट राइटिंग अब 5 मार्क्स की हो गई है। 5 मार्क्स में 1 मार्क्स फॉर्मेट के होंगे, 2 मार्क्स कंटेंट के होंगे और 2 मार्क्स एक्सप्रेशन के होंगे। तो इस तरीके से ये टोटल हो जाता है 5 मार्क्स। इसके हम फर्दर बाइफर्केशन देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेट का तो 1 मार्क्स ही और कंटेंट भी 2 मार्क्स का ही है, लेकिन जो एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के जो 2 मार्क्स हैं ये बाइफरकेट हो जाते हैं, ठीक है। ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड स्पेलिंग्स। अगर आपने ग्रामेटिकली करेक्ट लिखा है, एप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ किए हैं और आपके स्पेलिंग में कोई एरर नहीं है, तो आपका 1 मार्क्स पूरा आता है। यदि आपकी थोड़ी सी भी गलती होती है तो आपका हाफ मार्क्स कट जाता है। इसी तरीके से कोहेरेंस एंड रेलेवेंस ऑफ आइडियाज़ एंड स्टाइल, इसके होते हैं आपके 1 मार्क्स, और ये दोनों चीज़ें कवर होती हैं हमारे एक्सप्रेशन में। तो चलिए विल डिस्कस व्हाट इज़ फॉर्मेट। अब फॉर्मेट के अंदर जो डिबेट राइटिंग है इसमें इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, इंट्रोडक्शन, कंटेंट, कि आप कम से कम जब डिबेट है, डिबेट में अब फॉर्मेट का 1 मार्क्स हमें कब मिलेगा, जब हमने फॉर्मेट में इंट्रोडक्शन लिखा है और कम से कम उसमें कुछ पॉइंट्स हमने कंटेंट के लिखे हैं और फिर हमने उसे क्लोज़ किया है, डिबेट को हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज़ किया है, तो हमें हमारा 1 मार्क्स बन जाता है। लेकिन अब ये देखिए आप कि इसमें हमें क्या लिखना है इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन इंक्लूड्स ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन, एड्रेसिंग द ऑडियंस, ठीक है, कि ग्रीट करना, ठीक है, सैल्यूटेशन भी ग्रीटिंग ही होती है। देन एड्रेसिंग द ऑडियंस, एड्रेस करना ऑडियंस को, गुड मॉर्निंग बोलना, ठीक है, उनको संबोधित करना जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। और सेकंड पॉइंट इसमें लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, कि ग्रीट करने के साथ साथ हम टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। हम बताते हैं कि हम जो टॉपिक है हमारा उसके फेवर में बोलने जा रहे हैं या उसके अगेंस्ट बोलने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन में ये मेंशन करना वेदर वी आर गोइंग टू स्पीक इन फेवर ऑफ द टॉपिक और अगेंस्ट द टॉपिक इज़ मस्ट। क्योंकि देखिए डिबेट राइटिंग में हमें दोनों ही दिए होते हैं कि आप दोनों में से किसी एक पर लिखिए, या तो फॉर में लिखिए या अगेंस्ट में।
तो याद रखिए हमें दोनों पर नहीं लिखना है, हमने किसी एक को लेकर लिखना है, या तो हम फॉर पर लिखेंगे या अगेंस्ट पर लिखेंगे, ठीक है। और जब हम मान लीजिए हम किसी टॉपिक को लेकर फॉर पर लिख रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है हमने उसके फॉर ही लिखने हैं, यानी उसके पॉजिटिव पॉइंट्स ही लिखने हैं। और अगर हम अगेंस्ट में लिख रहे हैं तो हमने उसके अगेंस्ट के ही पॉइंट लेने हैं, उसे मिक्स नहीं करना है हमने। चलिए तो अब बात करते हैं हम कंटेंट की। कंटेंट में देखिए फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक, क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं वो लिया हमने। फैक्ट्स अबाउट द टॉपिक जैसे कॉज एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ द इशू, यदि कोई इशू है तो उसके कॉज क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं वो हम बताएंगे। फिर इसके अलावा डाटा हैं, कोई रेलिवेंट डाटा है टॉपिक से रिलेटेड, हमारे कुछ एग्जांपल्स अगर हम कोट कर सकते हैं तो वो बताएंगे। अगर हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं तो हम वो बताएंगे। फिर जो भी हमारा टॉपिक है उसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, अगर वो टॉपिक के अंदर रिलेट होते हैं तो हम ये चीज़ें भी लिखेंगे। अब उसके बाद में आता है हमारा कंटेंट में ही कॉन्ट्राडिक्शन टू ओपोनेंट्स व्यू। जो हमारा ओपोनेंट है, अब ओपोनेंट कौन किसे बोलते हैं, वो पर्सन जो हमारे व्यू पॉइंट के अगेंस्ट बोलेगा, ठीक है, वो कहलाता है ओपोनेंट। तो कॉन्ट्राडिक्शन टू ओपोनेंट्स व्यू, कि ओपोनेंट के जो भी व्यूज़ थे उसके हर व्यू को हमें कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है। टू अपोज द ओपोनेंट स्टेटमेंट, कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब होता है उसके स्टेटमेंट्स को, उसके जो आइडियाज़ हैं उनको हमने क्या करना है, उन सब को अपोज करना है, नलीफाई करना है। उसके बाद हमारे कंटेंट पार्ट में ही बात होती है कंक्लूजन की, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम क्या बताते हैं, कंक्लूजन विद स्ट्रांगली पुटिंग द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ योर व्यू पॉइंट, कि हम कंक्लूड कैसे करते हैं, अपने व्यू पॉइंट्स को हम रखते हैं इसमें, उनको हम उसके फेवर में हम लिखते हैं, जो भी हम व्यू पॉइंट ले रहे हैं, इधर इट इज़ इन फॉर और अगेंस्ट द मोशन। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, कि जब हमने कॉन्ट्राडिक्शन जो ले लिया है वो ले लिया हमने, कॉन्ट्राडिक्शन टू ओपोनेंट्स व्यूज़ हमने कवर कर लिया, कंक्लूजन हमने ले लिया, तो उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करते हैं। इसका मतलब है एंड ऑफ डिबेट। और हम एंड कैसे करेंगे, थैंक यू, मीन्स भाई जो ऑडियंस है जो इतनी देर से हमें सुन रहे हैं उनको भी तो थैंक्स करेंगे ना, फॉर लिसनिंग सो पेशेंटली, ठीक है। तो थैंक यू करना, जैसे स्पीच में भी हम एंड में थैंक यू ज़रूर करते हैं, ऐसे ही इसमें भी हम थैंक यू ज़रूर करते हैं, ठीक है। अब देखिए आप साइड में देख रहे होंगे मैंने पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3 एंड पैरा 4 लिखा है। तो स्टूडेंट्स हम डिबेट को 4 पैराज में कवर करते हैं। फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन को कवर कर लेते हैं, सेकंड में हम कंटेंट पार्ट में से हम जो फैक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं उनको कवर करते हैं। आप देख रहे हैं मैंने साइड में ब्रैकेट लगाया हुआ है, जो पॉइंट्स इसमें कवर होंगे। जो थर्ड पॉइंट है उसमें क्या कवर होगा वो मैंने आपको बता दिया है, और जो फोर्थ पॉइंट है उसमें हम कंक्लूजन को लेते हैं और फिर एंड में हम कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज कर देते हैं। अब देखिए इसमें कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने हैं जब हम डिबेट लिखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन हमने ज़रूर लिखना है उसमें, जिसमें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं टॉपिक को। उसके बाद बात होती है एनालाइज द टॉपिक इन टर्म्स ऑफ इश्यूज एंड इट्स कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफ़ेक्ट्स एक्सेट्रा इन अ लॉजिकल मैनर, कि इनमें हम जो भी चीज़ें लिख रहे हैं लॉजिकली लिखनी है हमने, ठीक है, किसी सीरीज़ में लिखना है और लॉजिकली उसे एक्सप्रेस करना है हमने। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो स्पीक इन फेवर और अगेंस्ट द मोशन, मीन्स में हमें एक चीज़ को पकड़ कर रखना है, या तो हम अगेंस्ट ही लिखें, ठीक है, अगेंस्ट द मोशन, या फिर हम इन फेवर ऑफ द मोशन लिखें। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है सपोर्ट आर्ग्यूमेंट्स विद स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स, मीन हम जो भी लिख रहे हैं, अपने जो भी हम आर्ग्यूमेंट्स लिख रहे हैं उनको हमने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स के साथ में सपोर्ट करना है, ठीक है। जो फिफ्थ पॉइंट है उसे देखिए, गिव सम फैक्ट्स इन सपोर्ट ऑफ योर व्यू पॉइंट, कि अपने व्यू पॉइंट्स को जब आप रख रहे हैं तो उसके साथ में कुछ फैक्ट्स को दीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स हम कोट कर सकते हैं। देन लेट्स कम टू सिक्स्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट में मैंने लिखा है मस्ट हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि जो लिखने वाला है उसके थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए, भाई वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कभी वो यहाँ लिख रहा है, कभी वो किसी और चीज़ के बारे में लिख रहा है। तो एक लॉजिकली सीक्वेंशियल वे में हमें लिखना है, ठीक है, कि जो हमने पहले आइडिया लिखा उसी से रेलिवेंट आगे हमने रिलेट करके लिखना है, ना कि हम कभी इधर जा रहे हैं और कभी उधर जा रहे हैं। उसके बाद सेवेंथ पॉइंट है यूज़ पावरफुल एक्सप्रेशंस, लाइक हमें इसमें पावरफुल एक्सप्रेशंस को यूज़ करना है।
अब किस तरह के पावरफुल एक्सप्रेशंस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने नीचे दिए हैं। जैसे कि जब आप डिबेट लिख रहे हैं तो उसमें आप बीच बीच में इनको यूज़ कर सकते हैं, इन एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, मान ली किसी चीज़ को आप बिलीव कर रहे हैं कि भाई मैं ऐसा मानता हूँ, तो आप उसके लिए लिख सकते हैं आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, उसके बाद में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। या आप लिख सकते हैं आई वुड लाइक टू आर्ग्यू, कि मैं इस बात पर आर्ग्यू करना चाहता हूँ। एट दिस पॉइंट आई डिफर फ्रॉम माई वर्दी ओपोनेंट, कि इस बात पर मैं अपने जो मेरे ओपोनेंट साथी हैं उससे डिफ़र करता हूँ, उसके विरुद्ध हूँ। मे आई आस्क वेरी जेन्युइन क्वेश्चन टू माई ओपोनेंट, कि आप अपने जो ओपोनेंट हैं उनके लिए क्वेश्चन के फॉर्म में भी यहाँ पर रख सकते हैं, क्वेश्चंस रख सकते हैं वाइज या हाउ के फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन में मैंने लिया आई सबमिट, ठीक है। सिक्स्थ है आई टोटली डिसएग्री विद माई ओपोनेंट, जहाँ आप डिसएग्री हो रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। देन सेवेंथ में लिया है आई वंडर इफ़ यू रियलाइज दैट, अगर कुछ ऐसा आप बताना चाहते हैं जो आपको लग रहा है कि जो आपका ओपोनेंट है उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर रहा है, देन यू कैन राइट दिस। देन माई वर्दी ओपोनेंट सबमिट दैट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखा जाता है, इसमें सजेशंस होती हैं, रेमेडियल मेजर्स होते हैं एंड स्टेप्स फॉर इम्प्रूवमेंट, कि आप किस चीज़ को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। याद रखिए ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके अकॉर्डिंग टू टॉपिक होते हैं, ठीक है। हर टॉपिक के अंदर रेमेडीज इंक्लूड नहीं होती। नाउ नाइन्थ पॉइंट इज ट्राई टू मेक अ रफ ड्राफ्ट फर्स्ट। आप कुछ भी जो लिख रहे हैं डिबेट के लिए, आप जो भी मैटर तैयार कर रहे हैं, एग्ज़ाम में जो शुरू में आपको जो टाइम मिल रहा है जिसे आप अनसीन पैसेज में यूज़ कर रहे हैं, उसी के साथ थोड़ा सा आप लिखने से पहले अगर अपने पॉइंट्स फ्रेम कर लेंगे तो आपके लिए लिखना ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद 11th पॉइंट को देखिए, ऑलवेज अडॉप्ट आर्ग्यूमेंटेटिव स्टाइल while writing a debate. Then 12th one is, one most important thing is a debate is always written in the first person, कि जब आप डिबेट लिख रहे हैं तो उसे आपने फर्स्ट पर्सन में ही लिखना है। बिगिन विद, अगर हम टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस ही होगा इसमें। बिगिन विद ग्रीटिंग, सैल्यूटेशन एंड बाय एड्रेसिंग द ऑडियंस लाइक। अब जब आप स्टार्ट करेंगे तो आप सैल्यूटेशन से स्टार्ट करेंगे, आप लिख सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस को आप इसमें ग्रीट करेंगे, जैसे आप एक स्टेटमेंट यहाँ लिखकर बताई है, जैसे आप शुरू कर सकते हैं, डियर ऑडियंस, वेलकम टू ऑल इन दिस हेल्दी एंड जॉयस मॉर्निंग। अब इसमें कुछ स्टाइल्स दिए हैं कि इसके बाद आप क्या ले सकते हैं। अब स्टार्टिंग में जैसे एक स्टाइल 1 दिया है इसमें, रिस्पेक्टेड जजेस, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई, इसके बाद नेम आ जाएगा जो भी आपको क्वेश्चन में नेम दिया गया है। अब देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको कोई नेम नहीं दिया तो आप यहाँ पर XYZ लिख सकते हैं। देन नेम के बाद क्या आएगा, गोइंग टू प्रेजेंट माई व्यूज़ फॉर और अगेंस्ट द मोशन। लेकिन जब आप क्वेश्चन में लिखेंगे ना बच्चों, तो आप दोनों को एक साथ नहीं लिखेंगे। अगर आप फॉर में लिख रहे हैं तो आप फॉर लिखेंगे, और अगर आप अगेंस्ट द मोशन लिख रहे हैं तो आप अगेंस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो दोनों में से एक वर्ड को आपको यूज़ करना है, ठीक है। सेकेंड स्टाइल देखिए, अब मान लीजिए आप जो प्रेजेंटेशन कर रहे हैं वहाँ पर वो डिफरेंट स्टाइल में है, जैसे कि इसमें यहाँ दिया है, रिस्पेक्टेड चेयरपर्सन, मेंबर्स ऑफ ज्यूरी, वर्दी ओपोनेंट्स, माई सेल्फ के बाद फिर आपका नेम आ जाएगा जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है, नमिता, गीता, सिमरन, वट एवर द नेम इज़ गिवन टू यू, ऑफ क्लास 11th, क्योंकि 11th क्लास के लिए हम लिख रहे हैं। अगर क्वेश्चन में आपको क्लास मेंशन की है देन यू कैन राइट दैट ऑल्सो, 11th या 12th हो सकते हैं उसमें, ठीक है। नहीं दिया तो आप 11th क्लास लिख सकते हैं, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, इज गोइंग टू स्पीक अगेंस्ट और फॉर द मोशन ऑन द टॉपिक। टॉपिक के बाद आप देख रहे हैं ब्लैंक छोड़ा मैंने, यहाँ आपका टॉपिक आ जाएगा। और याद रखिए अगेंस्ट एंड फॉर को मैंने ओब्लिक में लिया, यानी दोनों में से आपको एक लेना है, ठीक है। तो ये मैंने 2 स्टाइल्स यहाँ लिए हैं, आप दोनों में से किसी भी स्टाइल को यूज़ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस किस तरह के हैं, क्वेश्चन में जो ऑडियंसेस हैं वो किस तरीके के हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब आप लिख रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने कि जो आपके ऑडियंस हैं वो किस तरीके के हैं। ऐसा ना हो कि आप स्कूल की असेंबली में आप शो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पर आप हैवी टर्मिनोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको वर्ड्स का यूज़ करना है। नाउ हाउ टू एंड अ डिबेट, कि डिबेट को आप एंड कैसे करेंगे।
तो डिबेट को आप एंड कैसे करेंगे, आप ये कुछ लाइंस हैं इनको आप लर्न कर सकते हैं, आप ऐसे ही एंड कर सकते हैं. देयरफॉर इन द एंड आई वुड लाइक टू एंड माई डिबेट बाय स्ट्रॉन्गली अपोजिंग और सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ डैश. डैश में आपका टॉपिक आ जाएगा. अब आपने देख कर लिखना है कि आप अपोजिंग में बोल रहे हैं, अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है ये. और एंड में आप थैंक यू लिखेंगे एक लाइन छोड़कर. अब चलिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर. मैंने क्वेश्चन की फॉर्म नहीं ली है, मैंने जस्ट टॉपिक लिया है. और एक चीज़ मैं बता दूँ, डिबेट हो या स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें टॉपिक नहीं लिखना होता है. यहाँ आपको लिखा नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है. ठीक है, तो बच्चों आपको ये इसमें टॉपिक नहीं लिखना होता है क्योंकि CBSE की जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें क्लियरली लिखा होता है कि बच्चे ने अगर टॉपिक लिखा है तो भी उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे उसे, और नहीं लिखा है तो उसके मार्क्स कटेंगे भी नहीं. मीन्स टॉपिक लिख दोगे तो भी कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो वो ज़रूरी नहीं. यहाँ मैंने सिर्फ इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है. ठीक है. आर ओल्ड एज होम नेसेसरी, मैंने टॉपिक लिया है कि क्या ओल्ड एज होम्स जो हैं वो नेसेसरी हैं. तो देखिए किस तरीके से स्टार्ट किया है. पहले मैंने स्टाइल लिया, स्टाइल 1 को फॉलो किया है मैंने. यहाँ रिस्पेक्टेड जजेस, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन दिस हेल्दी एंड जॉयस मॉर्निंग. टुडे आई, एक नेम ले लिया है मैंने. ये मान लिया है कि क्वेश्चन में हमें नेम हिना दिया हुआ है तो मैंने यहाँ नेम हिना ले लिया है. हिना ऑफ क्लास 11th इज़ गोइंग टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन. उसके बाद हमने यहाँ टॉपिक ले लिया है आर ओल्ड एज होम्स नेसेसरी. तो ये हमारा हो गया, क्या हुआ, ये हमारा ओपनिंग हो गई है. हमने इंट्रोडक्शन ले लिया है. इंट्रोडक्शन के बाद हमने एक लाइन छोड़कर हमने अब नेक्स्ट हम पैरा फ्रेम कर रहे हैं अपना पैरा नंबर 2 जिसमें हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है. इन टूडेज वर्ल्ड ओल्ड एज होम्स आर नेसेसरी especially in India. Parents educate their children and then they travel to different countries which may not suit their parents. अब बच्चों ये ध्यान रखना है कि ये जो कंटेंट है आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि जो मैंने लिखा है आप इसे ही रट लें. आप अपने अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं या सेंटेंसेस को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं. ठीक है. In such circumstances, if someone looks after their need, it is well and good. My dear friends, parents are good enough. They want to allow them to go for their jobs and to excel around the world in every field. But friends, parents generally can't go with them as the climate may not be suitable for them to live in good health and are ready to pay any amount for their welfare. तो यहाँ मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है इम्पॉर्टेंस को लेकर कि किस तरीके से क्यों ओल्ड एज होम की ज़रूरत पड़ती है. ओल्ड एज होम, उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़ी है नेक्स्ट पैराग्राफ फ्रेम करने के लिए. ओल्ड एज होम सप्लाई अ नंबर ऑफ नीड्स टू ओल्ड पीपल. डियर फ्रेंड्स, first among these is security, both financially, physically and medically. Even the people there are all of almost same age group. They care for each other and even give emotional support. तो यहाँ मैंने थोड़ा इम्पोर्टेंस बताई है कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्या फ़ायदे हैं ओल्ड एज होम के, क्योंकि मैंने इसे लिया है पॉजिटिव में, मीन्स फेवर में. यहाँ ये जो स्पीच लिखी है, डिबेट लिखी है, ये इन फेवर ऑफ लिखी है. ठीक है, तो जितने भी पॉइंट फेवर के होंगे वही पॉइंट्स यहाँ लिए जाएंगे. उसके बाद नेक्स्ट पैरा फ्रेम करने से पहले फिर मैंने एक लाइन का गैप दे दिया है. इन टूडेज वर्ल्ड पीपल आर वेरी बिजी ड्यू टू वेरियस रीजन्स, द मेन वन बीइंग मनी मेकिंग और वर्क. आई स्ट्रांगली बिलीव दैट देयर आर सम people who only care about money and think their parents as a burden. अब आप देखिए यहाँ मैंने वर्ड लिया है I strongly believe. अब ये देखिए मैंने आपको बताया था कि जब हम डिबेट लिखते हैं तो उसमें हम कुछ पावरफुल एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर जहाँ पर भी पॉसिबल हुआ मैंने वो डाले हैं. ठीक है,
आगे देखिए, सम पीपल आर फोर्स्ड टू बी इन्वॉल्व इन मनी मेकिंग फॉर देयर लिविंग इवन इफ दे विश टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स, circumstances won't allow. In both cases, the children abandon them. कि भाई यहाँ बताया कि भाई कई बार ये होता है कि मजबूरी होती है बच्चों की, और कई बार कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई बार जो पेरेंट्स हैं उनको एनवायरनमेंट सूट नहीं करता जहाँ उनके बच्चे जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, तो उसको लेकर यहाँ लिखा है। इन बोथ केसेस द चिल्ड्रन अबंडन देम। कैसे दोनों केसेस में क्या होता है, जो बच्चे हैं अपने पेरेंट्स को उन्हें छोड़ना पड़ता है। इन सच ए सिचुएशन द ओल्ड एज होम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब ऐसे में जो ये ओल्ड एज होम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद फिर मैंने एक एक्सप्रेशन लिया है, डियर फ्रेंड्स, इफ़ एल्डर्स आर केप्ट हियर दे विल हैव रेगुलर मेडिकल चेकअप्स एंड अ टाइम ऑफ देयर ओन टू प्ले, इंटरैक्ट एंड रिलैक्स एट द सेम टाइम। यहाँ फिर हमने पॉजिटिव लिया है कि अगर पेरेंट्स को, ऐसे पेरेंट्स को जिनको उनके बच्चे अपने साथ किसी रीज़न से नहीं ले जा पाते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ इन ओल्ड एज होम्स में रुकते हैं और वहाँ पर उन्हें किस तरीके के बेनिफिट्स हैं कि उनके रेगुलर मेडिकल चेकअप्स होते हैं, और उनको अपना ओन टाइम मिलता है, ठीक है, प्ले के लिए, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए, क्योंकि सेम एज ग्रुप के पीपल होते हैं ऑलमोस्ट वहाँ। दे इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड दे गेट अ लॉट ऑफ टाइम टू रिलैक्स। नॉट नेसेसरी यू जस्ट लीव देम देयर एंड डोंट इवन बॉदर टू विजिट देम। कि कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक बार उन्हें वहाँ छोड़ दें तो आप वहाँ दोबारा आए नहीं, आप वहाँ उन्हें मिलने के लिए आ सकते हैं। Children often have the facilities to visit their parents or grandparents or any relative in the old age home. केवल जो बच्चे हैं वहाँ अपने पेरेंट्स से, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या कोई और जो भी उनका रिलेटिव है वहाँ, उनसे मिलने के लिए आ सकते हैं। I feel we need old age homes to provide shelter to some people and to others the time of their life. तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस बताइए कि क्यों मुझे लगता है, मीन्स जो राइटर है उसे क्यों लग रहा है कि ओल्ड एज होम्स की ज़रूरत है। तो हमने नेसेसिटी पर यहाँ जोर दिया है, ठीक है। अब उसके बाद एक लाइन का गैप छोड़कर हम इसे एंड करने जा रहे हैं। तो देखिए इन लाइनों को भी हम लर्न कर सकते हैं एज इट इज़। देयरफॉर इन द एंड आई वुड लाइक टू एंड माई डिबेट बाय स्ट्रॉन्गली सपोर्टिंग द आइडिया ऑफ के बाद आप अपना टॉपिक डाल देंगे, जैसे कि मैंने आगे फॉर्मेट कंटेंट में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो यहाँ आपका टॉपिक आ जाएगा, यहाँ हमारा टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ ओल्ड एज होम्स। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मैंने एक लाइन का गैप दिया है और एक लाइन के गैप के बाद में मैंने थैंक यू लिखकर इसे एंड कर दिया है।